स्पेस एक्सप्लोरेशन की जब भी बात होती है तो सबसे पहला नाम आता है मार्स का। ये हमारा कॉस्मिक नेक्स्ट डोर नेबर है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि एक और सेलेस्टियल बॉडी है जो शायद फ्यूचर ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए एक बेहतर, एक ज्यादा रिसोर्स रिच ऑप्शन हो सकता है। जरा सोच के देखिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। द वन एंड ओनली ज्वेल ऑफ आवर सोलर सिस्टम, सैटर्न के सबसे बड़े चांद टाइटन की। सो आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे मार्स और टाइटन को, देखेंगे कि किसके क्या फायदे और क्या नुकसान हैं, और अंत में ये डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि ह्यूमैनिटी को अपने लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए किसकी तरफ देखना चाहिए। तो अगर आप भी स्पेस एक्सप्लोरेशन और फ्यूचर ह्यूमन कॉलोनीज में इंटरेस्टेड हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन इस एपिक कंपैरिजन को शुरू करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि मार्स पर इंसानों को भेजना और बसाने का प्लान अब सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, इन पर एक्टिवली काम चल रहा है। तो आखिर करंट प्लान है क्या? दो बड़े प्लेयर्स इस रेस में आगे हैं, नासा और स्पेसएक्स। नासा की अप्रोच मून टू मार्स है। नासा का प्लान एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। वो आर्टेमिस मिशन के जरिए पहले चांद पर एक सस्टेनेबल ह्यूमन प्रेजेंस यानी आर्टेमिस बेस कैंप एस्टेब्लिश कर रहे हैं। हमारा चांद एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह काम करेगा। वहाँ पर हम लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस ट्रेवल, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में रहने की टेक्नोलॉजी और जरूरी सामान को इस्तेमाल करना सीखेंगे। चांद पर हासिल किया गया अनुभव मार्स मिशन के रिस्क को कम करेगा। चलिए अब बात करते हैं स्पेसएक्स की। दूसरी तरफ है इलॉन मस्क और उनकी कंपनी स्पेसएक्स, जिनका प्लान ज्यादा डायरेक्ट और एम्बिशियस है। उनका स्टारशिप रॉकेट, जो अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, स्पेसिफिकली इसे मार्स कॉलोनाइजेशन के लिए डिजाइन किया जा रहा है। उनका लक्ष्य सिर्फ कुछ एस्ट्रोनॉट्स को भेजना नहीं, बल्कि एक पूरा सेल्फ सस्टेनिंग शहर बसाना है। दोनों ही प्लान्स एक कॉमन कॉन्सेप्ट पर निर्भर करते हैं, इसरू यानी इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन। इसका मतलब है मार्स पर मौजूद रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके जिंदा रहना, जैसे ऑक्सीजन बनाना। नासा के परसिवरेंस रोवर पर लगे मॉक्सी इंस्ट्रूमेंट ने मार्स के कार्बन डाइऑक्साइड रिच एटमॉस्फेयर से सफलतापूर्वक ऑक्सीजन बनाकर ये प्रूव कर दिया है कि ये पॉसिबल है। वाटर एंड फ्यूल, मार्स के पोलर रीजन और जमीन के नीचे मौजूद बर्फ को माइन करके पानी, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और स्टारशिप के लिए मीथेन रॉकेट फ्यूल बनाना। शेल्टर, शुरुआती हैबिटेट्स के बाद मार्शियन सॉइल यानी रेगोलिथ से 3D प्रिंटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना, या रेडिएशन से बचने के लिए नेचुरल लावा ट्यूब्स में रहना। तो जैसे आप देख सकते हैं, मार्स पर सिविलाइजेशन बसाने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है और इसकी प्रोग्रेस ने एक नई बहस को जन्म दिया। क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं, या हमें टाइटन जैसे अनोखे ऑप्शंस पर भी गौर करना चाहिए? चलिए अब हम मार्स के प्रोस और कॉन्स को डिटेल में देखते हैं। मार्स, द ग्रैंड प्लान फॉर अ रेड सिविलाइजेशन। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं आखिरी फ्रंटियर के रेनिंग चैंपियन की, मार्स की। फॉर डेकेड्स मार्स हैज बीन द प्राइम टारगेट फॉर ह्यूमन कॉलोनाइजेशन। इसके पीछे कई सॉलिड रीजंस हैं, प्रॉक्सिमिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। मार्स कंपैरेटिवली अर्थ के काफी करीब है। जब अर्थ और मार्स अपनी ऑर्बिट में अलाइन होते हैं तो ट्रेवल टाइम कुछ 6 से 9 महीने तक सीमित हो सकता है। हमने ऑलरेडी बहुत सारे रोवर्स और लैंडर्स मार्स पर भेजे हैं, जैसे कि परसिवरेंस रोवर और क्यूरियोसिटी रोवर, जिनसे हमें इस प्लेनेट के बारे में ढेर सारी इंफॉर्मेशन मिली है। इन मिशंस ने कंफर्म किया है कि मार्स पर पानी की बर्फ मौजूद है, जिसके इलेक्ट्रोलिसिस से हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और रॉकेट फ्यूल के लिए हाइड्रोजन बना सकते हैं। ये एक गेम चेंजर होगा। अ फैमिलियर डे नाइट साइकिल, मार्स का एक दिन, जिसे सोल कहते हैं, लगभग अर्थ के एक दिन के बराबर होता है। ये ह्यूमन बॉडी के लिए एक बड़ा एडवांटेज होगा, क्योंकि हमारे सर्कैडियन रिदम यानी हमारी बॉडी क्लॉक ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगी। इसके अलावा मार्स पर अर्थ की तरह सीजन्स भी होते हैं। आखिर इसका एक्साइल टिल्ट भी अर्थ के जैसा ही है, ऑल्दो वो अर्थ से काफी अलग और ज्यादा एक्सट्रीम होता है। प्रेजेंस ऑफ थिन एटमॉस्फेयर, मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत पतला है, अर्थ के एटमॉस्फेयर का सिर्फ 1%। ये मेनली कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। अब आप कहेंगे कि ये तो अच्छी बात नहीं है। हाँ, हम इसमें सांस नहीं ले सकते और ये हमें हार्मफुल सोलर रेडिएशन से कम्प्लीटली तो नहीं बचाता,
लेकिन ये कुछ हद तक प्रोटेक्शन जरूर देता है और मीटियोरॉइड्स को स्लो डाउन करने में भी मदद करता है। फ्यूचर कॉलोनीज के लिए हम इस एटमॉस्फेयर को ट्रांसफॉर्म करने की पॉसिबिलिटी को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिससे ये ह्यूमंस के लिए और ज्यादा सूटेबल बन सके। एविडेंस ऑफ पास्ट वाटर एंड पोटेंशियल फॉर लाइफ। मार्स पर ऐसे बहुत सारे जियोलॉजिकल फीचर्स मिले जो ये इंडिकेट करते हैं कि अरबों साल पहले यहाँ लिक्विड वाटर मौजूद था, जैसे कि सूखे हुए रिवर बेड्स, लेक बेड्स और डेल्टास। जेज़रो क्रेटर, जहाँ परसीवरेंस रोवर है, एक पुराना लेक बेड ही तो है। साइंटिस्ट ये भी बिलीव करते हैं कि अर्ली मार्स कंडीशन शायद सिंपल माइक्रोबियल लाइफ को सपोर्ट कर सकती थी। अगर हमें वहाँ पर फॉसिल या इवन लाइफ जिंदा मिलती है तो ये बायोलॉजी और हमारे यूनिवर्स में लाइफ की अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ ह्यूमैनिटी। इलॉन मस्क जैसे विजनरीज का मानना है कि ह्यूमंस को एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बनना बहुत जरूरी है, ताकि अगर अर्थ पर कोई एस्ट्रॉइड स्ट्राइक या क्लाइमेट चेंज जैसा कैटास्ट्रोफिक इवेंट हो तो ह्यूमैनिटी की एग्जिस्टेंस बनी रहे। मार्स बीइंग द मोस्ट अर्थ लाइक प्लैनेट इन अवर होल सोलर सिस्टम, इसके लिए एक लॉजिकल स्टेपिंग स्टोन है। द चैलेंजेस ऑफ मार्स। लेकिन मार्स पर बेस बनाना और वहाँ पर एक सेल्फ सस्टेनिंग सिविलाइजेशन एस्टेब्लिश करना कोई आसान काम नहीं है। देयर आर न्यूमरस चैलेंजेस वी नीड टू ओवरकम। थिन एंड टॉक्सिक एटमॉस्फेयर। जैसे मैंने पहले बताया, मार्स का एटमॉस्फेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर का सिर्फ 1% है और इसमें ऑक्सीजन ना के बराबर है। यहाँ ह्यूमंस को सरवाइव करने के लिए प्रेशराइज्ड हैबिटेट्स और स्पेस सूट्स की जरूरत होगी। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। मार्स बहुत ठंडा प्लेनेट है। यहाँ एवरेज सरफेस टेम्परेचर अराउंड -63 डिग्री सेल्सियस है। रात में टेम्परेचर और भी ज्यादा गिर जाता है। ह्यूमंस को अपने हैबिटेट्स को एफिशिएंटली हीट करना होगा, जो एक सिग्निफिकेंट एनर्जी डिमांड क्रिएट करेगा। हार्श रेडिएशन एनवायरनमेंट। मार्स का पतला एटमॉस्फेयर और कमजोर मैग्नेटिक फील्ड हमें हार्मफुल सोलर और कॉस्मिक रेडिएशन से ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं करता। ये रेडिएशन ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस हो सकती है, कैंसर का रिस्क बढ़ा सकती है और डीएनए को डैमेज कर सकती है। फ्यूचर मार्शियन कॉलोनिस्ट को रेडिएशन शील्डेड हैबिटेट्स में शायद जमीन के नीचे रहना होगा। परक्लोरेट्स इन सॉइल। मार्स की मिट्टी में परक्लोरेट्स नाम के टॉक्सिक केमिकल्स हैं जो ह्यूमंस के लिए हानिकारक हैं। इस मिट्टी में कुछ भी उगाने से पहले उसे ट्रीट करना होगा। डस्ट स्टॉर्म्स। मार्स पर बहुत बड़े डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं जो पूरे प्लैनेट्स को कवर कर सकते हैं और ये कई हफ्तों तक चल सकते हैं। ये स्टॉर्म सोलर पावर को डिसरप्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ इक्विपमेंट्स को डैमेज कर सकते हैं। मार्स की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी का लगभग 38% है। लॉन्ग टर्म लो ग्रेविटी एक्सपोजर का ह्यूमन बॉडी पर क्या असर होगा, ये अभी तक फुल्ली अंडरस्टूड नहीं है। पॉसिबल साइड इफेक्ट्स में मसल एट्रोफी, बोन डेंसिटी लॉस और कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज शामिल हो सकते हैं। टाइटन द न्यू कंटेंडर। अब आते हैं टाइटन पर। सैटर्न का ये बड़ा सा मून एक ऐसी दुनिया है जो हमारे सोलर सिस्टम में कहीं और नहीं मिलती। इनिशियली ये शायद मार्स जितना अपीलिंग नहीं लगता, लेकिन जब आप इसके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये फ्यूचर कॉलोनाइजेशन के लिए एक बहुत ही प्रॉमिसिंग कैंडिडेट हो सकता है। अ थिक प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर। ये टाइटन का सुपर पावर है। टाइटन का एटमॉस्फेयर अर्थ से भी 1.5 गुना ज्यादा डेंस है और मेनली नाइट्रोजन से बना है, बिल्कुल अर्थ की तरह। ये डेंस एटमॉस्फेयर हमें हार्मफुल सोलर रेडिएशन से काफी अच्छा प्रोटेक्शन देता है। इसका मतलब सरफेस पर रेडिएशन लेवल्स बहुत कम हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इट माइट बी इवन पॉसिबल फॉर ह्यूमंस टू वॉक अराउंड ऑन टाइटन विदाउट अ फुल प्रेशराइज्ड सूट। पर इसके साथ हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और वहाँ की कोल्ड से बचने के लिए इंतजाम करना होगा। लिक्विड लेक्स एंड रिवर्स। टाइटन अर्थ के अलावा सोलर सिस्टम में एक ऐसी इकलौती जगह है जहाँ सरफेस पर स्टेबल लिक्विड मौजूद है, पर ये पानी नहीं है। टाइटन की सरफेस पर लिक्विड मीथेन और इथेन की बड़ी बड़ी झीलें, नदियाँ और समुद्र मौजूद हैं। ये एक कम्प्लीटली एलियन लैंडस्केप है। ये लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स फ्यूचर एनर्जी सोर्स के लिए एक पोटेंशियल रिजर्वॉयर हो सकता है।
अ हिडन वाटर ओशियन। साइंटिस्ट कैसिनी मिशन के डाटा से बिलीव करते हैं कि टाइटन की आइसी क्रस्ट के नीचे एक बड़ा सा लिक्विड वाटर ओशियन मौजूद है, जिसमें अमोनिया भी डिसॉल्व हो सकता है। जहाँ पर लिक्विड वाटर होता है वहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटी भी होती है, हालांकि वो लाइफ हमारी पृथ्वी की लाइफ से बिल्कुल अलग होगी। एबेंडेंस ऑफ कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। टाइटन एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ट्रेजर ट्रूव है। इसके एटमॉस्फेयर और सरफेस पर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, जो लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स माने जाते हैं। ये हमें अर्ली अर्थ की कंडीशन के बारे में इंसाइट्स दे सकते हैं और फ्यूचर सिंथेटिक बायोलॉजी के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं। लोअर ग्रेविटी। टाइटन की ग्रेविटी अर्थ की लगभग 14% है, जो मार्स से भी कम है। इसका मतलब आप वहां पर बड़े बड़े स्ट्रक्चर आसानी से बना सकते हैं। और कुछ साइंटिस्ट ये भी सजेस्ट करते हैं कि इतनी कम ग्रेविटी में आप शायद अपने हाथ फैलाकर उड़ भी सकते हैं, अगर आपने पंख जैसे विंग्स लगा लिए तो। मेजर चैलेंजेस, अ टेल ऑफ टू हॉस्टाइल वर्ल्ड्स। तो अब तक हमने देखा कि मार्स और टाइटन दोनों के पास अपने अपने यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं। मार्स हमारा जाना पहचाना पड़ोसी है और टाइटन एक एक्सोटिक रिसोर्स रिच दुनिया। लेकिन दोस्तों, स्पेस कॉलोनाइजेशन कोई पार्क में वॉक नहीं है। दोनों ही जगहों पर इंसानों को भेजना मानो मौत से आंख मिलाना है। तो आइए इन दोनों वर्ल्ड्स को इनके सबसे बड़े चैलेंजेस के आधार पर आमने सामने रखते हैं। दिस इज मार्स वर्सेस टाइटन, द अल्टीमेट चैलेंज। सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज है एटमॉस्फेयर, और यहीं पर दोनों दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। मार्स का एटमॉस्फेयर एक धोखा है, ये है तो सही, लेकिन इतना पतला और CO2 से भरा हुआ कि ये किसी काम का नहीं। ये एक पार्शियल वैक्यूम जैसा है। अब इसका मतलब क्या है? एक छोटा सा भी पंचर आपके हैबिटेट में एक कैटास्ट्रोफिक एक्सप्लोजन ला सकता है। और सबसे बड़ी चिंता है रेडिएशन। मार्स का पतला सा एटमॉस्फेयर और कमजोर मैग्नेटिक फील्ड सूरज से आने वाले डेडली सोलर रेडिएशन और कॉस्मिक रेज को रोक नहीं सकता। मार्स की सरफेस पर रहना बिना हैवी शील्डिंग के एक एक्सरे मशीन के अंदर रहने जैसा होगा। कॉलोनिस्ट को जमीन के नीचे बंकर्स में या लीड लाइन हैबिटेट्स में रहना पड़ेगा। यहाँ आसमान आपका दोस्त नहीं, एक दुश्मन है। अब आते हैं टाइटन पर। यहाँ पिक्चर बिल्कुल उल्टी है। टाइटन का एटमॉस्फेयर अर्थ से भी 1.5 गुना ज्यादा डेंस और प्रेशर वाला है, और साथ ही 95% नाइट्रोजन से बना है, बिल्कुल अर्थ की तरह। ये घना हेजी एटमॉस्फेयर एक नेचुरल शील्डिंग है। ये सूरज की हार्मफुल रेडिएशन को सरफेस तक पहुंचने से पहले ही ब्लॉक कर देता है। यहाँ आपको रेडिएशन से बचने के लिए जमीन के नीचे छुपने की जरूरत नहीं। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ रेडिएशन का खतरा इतना कम हो। ये ह्यूमन कॉलोनाइजेशन के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। टाइटन का ये प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर एक और चैलेंज पैदा करता है, और वो है टेम्परेचर और एनर्जी का। मार्स ठंडा है, बहुत ठंडा। वहाँ का एवरेज टेम्परेचर -63 डिग्री सेल्सियस है। ये एक ब्रूटल विंटर जैसा है, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास है जो इसे हैंडल कर सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, मार्स पर सूरज की रोशनी पहुंचती है, कमजोर है लेकिन है। हम सोलर पैनल्स का एक बड़ा नेटवर्क बनाकर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, कम से कम तब तक जब तक कोई प्लेनेट वाइड डस्ट स्टॉर्म ना आ जाए। वहीं दूसरी तरफ टाइटन का ठंडा होना एक अलग ही लेवल पर है। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर है -179 डिग्री सेल्सियस। ये इतना ठंडा है कि पानी पत्थर की तरह सख्त है और मीथेन गैस लिक्विड फॉर्म में बहती है। इस क्रायोजेनिक टेम्परेचर में नॉर्मल मशीन्स काम करना बंद कर देती है, और टाइटन का वही एटमॉस्फेयर जो रेडिएशन से बचाता है, वो सूरज की रोशनी को भी ब्लॉक कर देता है। यहाँ सोलर पावर का कोई चांस ही नहीं। टाइटन पर जिंदा रहने का एक ही मतलब है, न्यूक्लियर पावर। हमें बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर डिपेंड करना होगा जो 24/7 हीट और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। तो आपके सामने चॉइस है, मार्स का धूल भरा रेडिएशन वाला इन्वायरमेंट जहां सोलर पावर एक ऑप्शन है, या टाइटन का सुपर कोल्ड अंधेरा जहां आपको पूरी तरह न्यूक्लियर एनर्जी पर निर्भर होना होगा।
अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, रिसोर्सेज की। हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? पानी और फ्यूल। मार्स इस मामले में लकी है। हमें सॉलिड एविडेंस मिले हैं कि मार्स के पोलर आइस कैप्स और जमीन के नीचे मैसिव अमाउंट में पानी बर्फ के रूप में मौजूद है, और जहाँ पानी है वहाँ लाइफ है। हम इस पानी को पी सकते हैं, इससे ऑक्सीजन निकालकर सांस ले सकते हैं और हाइड्रोजन से रॉकेट फ्यूल बना सकते हैं। मार्स हमें लाइफ का सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट देता है। टाइटन पर कहानी फिर से अजीब है। टाइटन की सरफेस पर पानी नहीं है। यहाँ नदियाँ और झीलें तो हैं, लेकिन वो लिक्विड मीथेन और इथेन की हैं। आप इसे पी नहीं सकते, लेकिन आप इसे जला सकते हैं। ये एक जबरदस्त फ्यूल सोर्स है। टाइटन पर एनर्जी की कमी कभी नहीं होगी अगर आप उसे हार्नेस करना सीख लें। लेकिन असली पानी का क्या? वो टाइटन की मोटी बर्फ की परत के कई किलोमीटर नीचे एक विशाल समुद्र में कैद है। उस पानी तक पहुंचना एक मॉन्यूमेंटल इंजीनियरिंग चैलेंज होगा, जो शायद सदियों तक संभव ना हो। तो मार्स आपको रेडी टू यूज पानी देता है, वहीं टाइटन आपको रेडी टू यूज फ्यूल देता है, लेकिन पानी को एक गहरी तिजोरी में बंद रखता है। आखिरी चैलेंज, जो शायद सबसे बड़ा है, वो है सफर यानी डिस्टेंस। मार्स तक का सफर टेक्नोलॉजी के हिसाब से 6 से 9 महीने का है। ये लंबा है, मुश्किल है, लेकिन पॉसिबल है। एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर इससे ज्यादा वक्त बिता चुके हैं। हम इसके साइकोलॉजिकल और फिजिकल इफेक्ट्स को समझते हैं। अब टाइटन के बारे में सुनिए। सैटर्न सिस्टम तक पहुंचने के लिए हमारी करंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी के साथ 7 साल लगते हैं। आप सोचिए, 7 साल एक छोटे से मेटल कैन में बंद होकर डीप स्पेस में सफर करना। इस दौरान रेडिएशन एक्सपोजर, इक्विपमेंट फेलियर का रिस्क और क्रू पर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, ये सब मार्स के कंपैरिजन में कई गुना बढ़ जाता है। ये कमिटमेंट होगी पूरी एक जनरेशन के लिए। तो कंक्लूजन क्या है? मार्स एक कठिन परीक्षा है, लेकिन उसके क्वेश्चन हमें पता हैं, उसके चैलेंजेस फेमिलियर हैं। हम रेडिएशन शील्डिंग, डस्ट स्टॉर्म्स और रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के सॉल्यूशंस पर काम कर रहे हैं। टाइटन एक अनजान पहेली है। उसके चैलेंजेस फंडामेंटल हैं, एक्सट्रीम कोल्ड, अंधेरा और एक बहुत लंबा सफर। इन्हें सॉल्व करने के लिए हमें ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी। कभी कभी सबसे बड़ी पहेलियों के पीछे ही सबसे बड़े खजाने छुपे होते हैं। टाइटन के चैलेंजेस जितने बड़े हैं, उसके पोटेंशियल रिवॉर्ड्स शायद उससे भी कहीं ज्यादा बड़े हो सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ टाइटन। अब थोड़ा और गहराई में देखते हैं कि टाइटन के वो कौन से एडवांटेजेस हैं जो इसे मार्स के ऊपर एक एज दे सकते हैं। नेचुरल रेडिएशन प्रोटेक्शन, अ गेम चेंजर। शायद टाइटन का सबसे बड़ा एडवांटेज उसका डेंस एटमॉस्फेयर है। ये कॉस्मिक और सोलर रेडिएशन को एफिशिएंटली ब्लॉक करता है, जिसका मतलब ये है कि सरफेस हैबिटेट्स को मार्स की तरह हैवी रेडिएशन शील्डिंग की जरूरत नहीं होगी। ये लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क को सिग्निफिकेंटली कम करता है और हैबिटेट्स के डिजाइन को सिंपल बना सकता है। ब्रीथिंग इन द एयर। टाइटन का एटमॉस्फेयर मेनली नाइट्रोजन से बना है, वाइल हम डायरेक्टली टाइटन की हवा में सांस नहीं ले सकते। इसमें ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमें अपने हैबिटेट्स को प्योर वैक्यूम के अगेंस्ट प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं होगी, जैसा कि मार्स पर होगा। हम सील्ड हैबिटेट्स बना सकते हैं और ब्रीथेबल एयर प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी कोई ब्रीच होता है तो कैटास्ट्रोफिक डिकम्प्रेशन का रिस्क कम होगा। अबेंडेंट हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज ऑफ एन इंडस्ट्रियल हब। टाइटन की झीलें और नदियां लिक्विड मीथेन और इथेन से भरी हुई हैं। ये हाइड्रोकार्बन्स बहुत वैल्यूएबल रिसोर्सेज हो सकते हैं। इन्हें एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज किया जा सकता है। इमेजिन कीजिए, मीथेन पावर जनरेटर्स। ये रॉकेट फ्यूल के लिए एक एक्सीलेंट सोर्स हो सकता है, जिससे इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन और आउटर सोलर सिस्टम एक्सप्लोरेशन काफी आसानी से हो जाएगा। टाइटन फ्यूचर में पूरे सोलर सिस्टम के लिए एक इंडस्ट्रियल हब बन सकता है। द प्रॉमिस ऑफ सबसरफेस वाटर। साइंटिस्ट बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि टाइटन के आइसी क्रस्ट के नीचे लिक्विड वाटर के ओशन मौजूद हैं। अगर ये ओशन एक्सेसिबल हुए तो ये फ्यूचर कॉलोनिस्ट के लिए एक वास्ट सोर्स ऑफ वाटर प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा जहाँ लिक्विड वाटर
और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की पॉसिबिलिटी भी मौजूद है, जिससे टाइटन एस्ट्रोबायोलॉजिकल रिसर्च के लिए एक एक्साइटिंग टारगेट बन सकता है। अ काइंडर ग्रेविटी एंड फ्लाइट। टाइटन की ग्रेविटी अर्थ की सिर्फ 14% है। लो ग्रेविटी हैवी लिफ्टिंग और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को सरफेस पर आसान बना सकती है। इससे भी ज्यादा एक्साइटिंग बात ये है कि इस लो ग्रेविटी और डेंस एटमॉस्फेयर के कॉम्बिनेशन का मतलब है कि इंसान वहां पर्सनल फ्लाइट डिवाइसेस के जरिए उड़ सकता है। एक छोटा सा जेट पैक या आम पंख लगाकर आप वहां के ऑरेंज आसमान में परिंदे की तरह उड़ सकते हैं। कैन यू इमेजिन दैट? यूनिक साइंटिफिक डिस्कवरीज अवेट। टाइटन एक ऐसी दुनिया है जो हमारे सोलर सिस्टम में कहीं और नहीं मिलती। इसकी मीथेन साइकिल जो अर्थ की वाटर साइकिल जैसी है, इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पोटेंशियल सब सरफेस ओशियन हमें प्लैनेटरी साइंस और लाइफ के ओरिजिन्स के बारे में इनवैल्यूएबल इंसाइट्स दे सकते हैं। व्हाट दिस मीन्स शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म विजन। तो अब सवाल ये है कि इस कंपैरिजन का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म विजन क्या है? क्या हमें एक को चुनकर दूसरे को भूल जाना चाहिए? शॉर्ट टर्म विजन फोकस ऑन रोबोटिक एक्सप्लोरेशन। शॉर्ट टर्म में हमें टाइटन और मार्स दोनों की रोबोटिक एक्सप्लोरेशन को आगे बढ़ाना होगा। मार्स पर हम ऑलरेडी रोवर्स और लैंडर्स ऑपरेट कर रहे हैं और फ्यूचर मिशंस वहां से सैंपल रिटर्न करने की कोशिश करेंगे। टाइटन के लिए नासा का ड्रैगन फ्लाई मिशन जो 2030s में वहां पहुंचेगा एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है। ये एक न्यूक्लियर पावर्ड क्वाडकॉप्टर है जो टाइटन के सरफेस पर एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाएगा और इस अजीब दुनिया के सीक्रेट्स को पूरी दुनिया के सामने अनकवर करेगा। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हमें एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने वाली टेक्नोलॉजीज, एफिशिएंट एनर्जी सोर्सेज फॉर डिम सनलाइट कंडीशंस और लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस ट्रेवल के लिए एडवांस प्रोपल्शन सिस्टम्स को डेवलप करना होगा। कंपैरेटिव स्टडीज हमें मार्स और टाइटन से मिले डाटा को केयरफुली एनालाइज करना होगा ताकि हम दोनों सेलेस्टियल बॉडीज की पोटेंशियल फॉर ह्यूमन कॉलोनाइजेशन को और बेहतर तरीके से समझ सकें। चलिए अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म विजन्स की। अ डाइवर्सिफाइड स्पेस फार्मिंग फ्यूचर। लॉन्ग टर्म में ये जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ एक डेस्टिनेशन चूज करनी हो। शायद एक फ्यूचर ऐसा भी हो जहां पर हमारी सिविलाइजेशन मार्स और टाइटन दोनों पर मौजूद हो। ह्यूमैनिटी सिर्फ अर्थ तक सीमित ना रहकर बल्कि एक सोलर सिस्टम वाइड सिविलाइजेशन बनेगी। मार्स एज अ प्रूविंग ग्राउंड। मार्स अपनी रिलेटिव प्रॉक्सिमिटी और कुछ अर्थ लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ हमारा पहला ऑफ वर्ल्ड बन सकता है। ये एक प्रूविंग ग्राउंड होगा कि दूसरे प्लेनेट पर कैसे जिंदा रहना है, कैसे ट्रांसफॉर्म करना है और कैसे एक सेल्फ सस्टेनिंग कॉलोनी बनानी है। टाइटन एज अ हब फॉर द आउटर सोलर सिस्टम। टाइटन अपने यूनिक एनवायरनमेंट और रिसोर्सेज के साथ आउटर सोलर सिस्टम में एक इम्पोर्टेंट आउटपोस्ट बन सकता है। ये एनर्जी प्रोडक्शन, एडवांस मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग और जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून जैसे गैस जाइंट की एक्सप्लोरेशन के लिए एक हब की तरह काम कर सकता है। एथिकल कंसीडरेशंस। जैसे जैसे हम कॉलोनाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं, हमें प्लैनेटरी प्रोटेक्शन और ये इंश्योर करना होगा कि हम इन एलियन एनवायरनमेंट्स को कंटेमिनेट ना करें, स्पेशली अगर वहां पर पहले से ही कोई माइक्रोस्कोपिक लाइफ मौजूद है। कंक्लूजन क्या है? तो दोस्तों ये था हमारा डिस्कशन। शुड वी गो टू टाइटन इंस्टेड ऑफ मार्स? अल्टीमेटली इस सवाल का कोई सिंपल यस या नो आंसर नहीं है। ये मार्स और टाइटन का सवाल नहीं बल्कि मार्स एंड टाइटन का सवाल है। मार्स अपनी प्रॉक्सिमिटी और कुछ जाने पहचाने चैलेंजेस के साथ एक लॉजिकल पहला कदम लगता है टुवर्ड्स बिकमिंग अ मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज। वहीं टाइटन अपनी नेचुरल रेडिएशन शील्डिंग, एबंडेंट एनर्जी रिसोर्सेज और पोटेंशियल फॉर यूनिक साइंटिफिक डिस्कवरीज के साथ एक बहुत ही कंपेलिंग लॉन्ग टर्म प्राइज है। ये ह्यूमैनिटी का फ्यूचर इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक पावर हाउस बन सकता है। शायद फ्यूचर में हमें दोनों वर्ल्ड्स पर फोकस करना होगा। शॉर्ट टर्म में हमें मार्स पर ह्यूमन प्रेजेंस स्टैब्लिश करना शायद ज्यादा फीजिबल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में टाइटन अपने यूनिक एडवांटेजेस के साथ ह्यूमैनिटी के विस्तार में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है।
ये हमारी जर्नी के दो अलग अलग लेकिन इक्वली इम्पोर्टेंट पड़ाव हैं। आप क्या सोचते हैं, अगर आपको चूज करना हो तो आप ह्यूमैनिटी का अगला बड़ा कदम कहां देखना चाहेंगे? रेड प्लैनेट मार्स पर या सैटर्न के मिस्टीरियस मून टाइटन पर? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी तरह का स्पेस एक्सप्लोरेशन और फ्यूचर ह्यूमैनिटी से जुड़ा कंटेंट देखते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। I'll see you in the next one.